नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट हिंदी में। आज हम लोग हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए समास को शुरू करते हैं। देखिए समास होता क्या है, तो सबसे पहले हमें समास की परिभाषा के बारे में हमको समझना है। तो समास जो होता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है समास का। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यानी कि दो शब्दों को यदि हम मिला दें और उसका एक मीनिंग निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमें समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए देखिए, हेडिंग पड़ा हुआ है समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। यदि हम इस शब्दावली को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हमें समास को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहला जो शब्द है समास को समझने से, ये है आपका सामासिक शब्द, या इसी को कहेंगे समस्त पद। इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है समास विधि से बना शब्द। यानी समास विधि से हम जिस भी शब्द को बनाते हैं उसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा के बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है लंबोदर। तो लंबोदर ये जो शब्द है ये समास विधि से बना शब्द है। किस विधि से बना शब्द है? समास विधि से। यानी लंबा है उदर जिसका, उसको कहेंगे लंबोदर। तो यहाँ पे ये जो लंबोदर है ये आपका सामासिक शब्द या इसी को समस्त पद कहा जाता है। चलिए दूसरी शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद का विस्तृत रूप होता है। जैसे कि अभी लंबोदर था हमारा समस्त पद, यदि हम इसका विस्तृत रूप करेंगे तो विस्तृत रूप हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। तो ये समस्त पद का विस्तृत रूप है जिसको कहा जाएगा समास विग्रह। चलिए अगली शब्दावली पे चलते हैं। अगली शब्दावली है उत्तर पद। उत्तर पद क्या होता है? तो सामासिक शब्द का दूसरा पद होता है। जैसे सामासिक शब्द में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, सामासिक शब्द में जैसे आपने देखा लंबोदर है। तो लंबो में दो शब्द हैं लंबोदर में, एक लंबा है और दूसरा है उदर। तो उत्तर का मीनिंग होता है बाद वाला पद, और सामासिक पद का दूसरा जो पद है यानी कि उदर, यहाँ पे उदर जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। जैसे हम बोले पाप पुण्य, तो पाप पुण्य में पुण्य दूसरा पद है और पाप जो है पहला पद है। वैसे ही आप देखेंगे ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि में ऋषि पूर्व पद हो जाएगा और मुनि उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है। तो अगला चलते हैं। अगला है आपका यहाँ पे पूर्व पद। पूर्व पद किसे कहेंगे? तो पूर्व पद के बारे में यदि आप यहाँ समझेंगे, समस्त पद या सामासिक शब्द का पहला पद होता है जिसको हम कहेंगे पूर्व। पूर्व का मीनिंग ही होता है पहला। तो यहाँ पे पूर्व पद हो जाएगा समस्त पद या सामासिक पद का पहला पद। ठीक। जैसे अगर हम ऋषि मुनि की बात करेंगे तो ऋषि मुनि में ऋषि जो है आपका, ऋषि जो है आपका, ये आपका पूर्व पद या पहला पद हो जाएगा। लंबोदर में आपने देखा तो वहां पे लंबा हो जाएगा। अब प्रधान क्या होता है? तो जिस शब्द पर सामासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा लंबोदर, तो लंबोदर में आप देखेंगे यहाँ पर दो पद हैं, एक लंबा है एक उदर है। तो लंबा आपका पूर्व पद है और उधर यहाँ पर उत्तर पद है। तो जिस शब्द में सामासिक शब्द का क्या हो, अर्थ निर्भर हो। जैसे हमने बोला आमरण, क्या एक शब्द बोलते हैं, जैसे हमने बोला आमरण। तो आमरण के बारे में यदि आप देखेंगे तो आमरण में आमरण, तो आमरण में यहाँ पे ये जो आ है, ये इस ये आमरण जो है आपका ये समस्त पद है, सामासिक पद है। इसमें आप देखेंगे ये जो आ है, इस पर इस पूरे पद का अर्थ निर्भर कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये प्रधान पद है। ठीक है। और दूसरा है आपका अप्रधान। तो अप्रधान का मीनिंग क्या होता है? जिस शब्द का सामासिक शब्द में कम अर्थ हो। तो यहाँ पे आ का मीनिंग ज्यादा निकल रहा है, मरण का मीनिंग कम निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे अप्रधान पद हो जाएगा, मरण अप्रधान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हमें आगे चलना है। तो अब अगला हेडिंग है समास के प्रकार, यानी समास के भेद या प्रकार। तो मुख्य प्रकार की बात करें तो मुख्य प्रकार समास का आपका चार होता है। समास के मुख्य चार प्रकार होते हैं। ये प्रधानता के आधार पर होते हैं चार प्रकार। अब इसमें आप देखेंगे तो पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। ये आपके चार मुख्य प्रकार होते हैं। आगे देखेंगे आप तत्पुरुष समास से दो समास और निकलता है, जिसका तत्पुरुष समास के दो पुत्र और हुए, जिसमें एक है कर्मधारय समास और दूसरा है अगला छठा द्विगु समास। तो यदि मुख्य प्रकार की बात करेंगे तो मुख्य प्रकार समास का होता है चार।
अगर समास के प्रकार या समास के भेद की बात करेगा तो हो जाएगा 6, जिसमें अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात किया जाए कि प्रधानता के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये 4 बात आपको याद रखना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको याद रखेंगे, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान। तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास के ही 2 पुत्र हुए हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 पुत्र हैं, जिसमें एक कर्मधारय है और दूसरा द्विगु समास है। तो चूंकि कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास दोनों ही कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों ही तत्पुरुष समास से निकले हैं। तो तत्पुरुष समास का यदि उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा, द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, तो प्रधानता के आधार पर यदि बात करें तो अब यहाँ से प्रश्न किस तरीके से डिजाइन होता है, आपसे पूछेगा कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास। वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो बहुब्रीहि समास। वह कौन सा समास है जिसके उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, या वह कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए समास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, तो चलिए अव्ययी भाव समास क्या है इसको समझते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है, चलिए तो अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास के बारे में 3-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी पहचान या परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में प्रश्न को पकड़ना बहुत आसान हो। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में याद रखेंगे कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है और पूर्व पद छोटा होता है और उत्तर पद इसमें बड़ा होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो लेक्चर में देखा था कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसमें सारी इंपॉर्टेंस, इस वाले समास में सारी इंपॉर्टेंस अव्ययी भाव समास की ही है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की ही है, यानी पूर्व पद ही इसमें मेन रोल करेगा। पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद उपसर्ग होगा, पूर्व पद छोटा होगा, पूर्व पद उत्तर पद बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए पूर्व पद को समझते हैं। पूर्व पद है क्या, जैसे यहाँ पे आपने देखा आज जन्म, तो आज जन्म में ये जो आ है ये पूर्व पद है। आमरण में आ पूर्व पद है, प्रतिदिन में प्रति पूर्व पद है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे पूर्व पद जो है आपका क्या होगा, प्रधान होगा या उपसर्ग होगा या छोटा होगा। तो आप देखिए आज जन्म में आपने देखा, आज जन्म में आ जो है ये पूर्व पद है, जन्म जो है उत्तर पद है। तो पूर्व पद प्रधान है, यहाँ पे पूर्व पद उपसर्ग है, यहाँ पे पूर्व पद छोटा है, उत्तर पद बड़ा है। वैसे ही आप देखेंगे आमरण में आ पूर्व पद है, मरण उत्तर पद है। तो पूर्व पद छोटा है, पूर्व पद उपसर्ग है। जैसे यहाँ पे आ ये उपसर्ग होते हैं। प्रतिदिन में आप देखिए तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, तो पूर्व पद उपसर्ग होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूर्व पद ही प्रधान होता है। जैसे अगर हमने बोला जन्म, तो जन्म में आप देखेंगे जन्म से हमें केवल जन्म ही याद रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे आ को जोड़ दिया तो ये प्रधानता बढ़ जाएगी, इसमें आ ही प्रधान है। आ जन्म जैसे ही बोला वैसे ही जन्म भर की बात हो रही है। वैसे ही अगर हम बात करें दिन की, तो दिन अप्रधान है। जैसे ही हमने इसमें प्रति जोड़ दिया तो ये प्रतिदिन जो है यहाँ पे इसकी प्रधानता है, इसलिए इसका प्रधानता प्रति हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, छोटा होता है, उत्तर पद इसका बड़ा होता है। तो चलिए हमने अव्ययी भाव समास के बारे में 3-4 बातें याद रखी हैं। पहला, पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, पूर्व पद उपसर्ग होना चाहिए, पूर्व पद छोटा होना चाहिए, उत्तर पद बड़ा होना चाहिए। अगर आप पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद उपसर्ग, पूर्व पद छोटा, उत्तर पद बड़ा, यही बातें याद रखते हैं तो अव्ययी भाव समास के जितने भी क्वेश्चन है उनको करने बहुत आसानी होगा। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे और आपको बतानी थी कि पूर्व पद प्रधान के साथ साथ अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद है वो अव्यय भी होता है। क्या होता है, अव्यय। पूर्व पद अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक व काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है यथाशक्ति। यथाशक्ति में ये जो यथा है ये आपका अव्यय है, ठीक है ना, क्योंकि
अव्यय, इसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यथा यथा जैसा ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एक तरफ लिखा गया है आपका समस्त पद और दूसरी तरफ लिखा गया है विग्रह। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला शब्द लिखा है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में यहाँ पे प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रत्येक में आप देखेंगे तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, अगर इस तरीके के शब्द मिलते हैं, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, रातों रात, इन तरीके के शब्दों में भी आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। ठीक है, तो और आगे देखिए, यथा संभव में यथा उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, बेकाम में बे उपसर्ग है, बेखटके में बे उपसर्ग है, दिनों दिन अभी बताया, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, इस तरीके के शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। आमरण में आ उपसर्ग है, निडर में नी उपसर्ग है, यानी कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, छोटा होता है। अगर ये 3-4 बातें आप याद रखेंगे तो अव्ययी भाव समास के सारे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होगा। आजीवन में आ उपसर्ग है, यथाशक्ति में यथा यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे रातों रात है। इन तरीके के ये शब्द सेपरेट होते हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, इस तरीके के शब्द। यथा नियम में यथा उपसर्ग है, यथा संभव में यथा यहाँ पे आपका अव्यय है। यथा नियम, यथा संभव, निर्विवाद में निरुपसर्ग है, यथा विधि में यथा अव्यय है, अनुकूल में अनु उपसर्ग है, यथेष्ट जितना ईष्ट हो, गांव गांव, घर घर, बार बार, पल पल, इस तरीके के जो शब्द हैं उनमें आपका अव्ययी भाव समास होता है। चलिए, तो अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो प्रतिदिन में यदि समास पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही पूर्व पद से ही हम इसकी पहचान करेंगे। तो प्रतिदिन में हम प्रति को ही पकड़ लेंगे और वहीं से हम इसको पता कर लेंगे। तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, और प्रति उपसर्ग होने की वजह से जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग छोटा या अव्यय होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पे विग्रह करना समझते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन का विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक का विग्रह हो जाएगा प्रत्येक, हाथों हाथ का विग्रह होगा हाथी हाथ में, हर घड़ी का विग्रह होगा घड़ी घड़ी, यथा संभव का विग्रह होगा समय के अनुसार, भरपेट का विग्रह होगा पेट भर के, बेकाम का विग्रह होगा बिना काम के, और बेखटके का विग्रह होगा बिना खटके, दिनों दिन का विग्रह होगा दिन ही दिन में, मरण तक का, आमरण का विग्रह होगा मरण तक, निडर का विग्रह होगा डर रहित, आजीवन का विग्रह होगा जीवन पर्यंत, यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, प्रतिकूल का विग्रह होगा इच्छा के विरुद्ध, अनुकूल इच्छा के अनुसार, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, रातों रात का विग्रह होगा रात ही रात में, यथा नियम का विग्रह होगा नियम के अनुसार, यथा संभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो, निर्विवाद का विग्रह होगा बिना विवाद के, यथा विधि का विग्रह होगा विधि के अनुसार, अनुकूल का विग्रह होगा इच्छा के अनुसार, या कुल के अनुसार नहीं, इच्छा के अनुसार, यथेष्ट का विग्रह होगा जितना इष्ट हो, यानी कि यथेष्ट यानी जितनी इच्छा हो, गांव गांव का विग्रह होगा प्रत्येक गांव, घर घर का विग्रह होगा प्रत्येक घर, और बार बार का विग्रह होगा हर बार, पल पल का विग्रह होगा हर पल। ठीक है, ये आपकी आपकी अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल है। यदि आप इतना ही कंसेप्ट क्लियर समझ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। चलिए एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बताइए बेखटके में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बेखटके में ये जो बे है ये उपसर्ग है, और जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए निडर में कौन सा समास है, तो निडर में नी उपसर्ग है और जिसका पूर्व पद उपसर्ग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे विग्रह से कि बताइए आजीवन का समास विग्रह क्या होगा, तो जीवन पर्यंत होगा, या यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, तो शक्ति के अनुसार होगा। या मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए गांव गांव का समास विग्रह क्या होगा, तो प्रत्येक गांव होगा। या कभी कभी क्या होता है समास विग्रह देता है और उसका समस्त पद पूछता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर उसने पूछा कि बताइए समय के अनुसार इसका समस्त पद क्या होगा, तो यथासंभव होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या चर्चा किया आपसे, तो आज हमने जो चर्चा किया आपसे समास के बारे में चर्चा किया है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और यहाँ पे हमने समस्त पद, उत्तर पद, पूर्व पद, प्रधान, अप्रधान या गौड़ के बारे में हमने समझा। गौड़ का मीनिंग होता है कि जिस शब्द का समास के शब्दों में कम अर्थ हो, या वही अप्रधान होगा। समास के मुख्य प्रकार के 4 होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के ही 2 भाग होते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने शुरुआत किया था अव्ययी भाव समास के बारे में, तो फिर हमने समझा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में 2-3 बातें हमने याद रखी, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद उपसर्ग, पूर्व पद छोटा, उत्तर पद बड़ा, इस तरीके से हमने समझा, और एग्जाम्पल्स की मदद से और उनके समास विग्रह हमने आज इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं।
इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के बारे में, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी चर्चा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करता हूँ। हैव अ नाइस डे।